जय हिंद। आज एग्ज़ामिनेशन के सिलसिले में कुछ बात लेकर के आया हूँ और वो सीबीएसई का जो एग्ज़ामिनेशन है 9th का, 10th का, 11th एंड 12th का, तो ये जो सिलेबस है उसके बारे में कुछ मैं बात करने वाला हूँ। एक्चुअली क्या है कि इस बार कोविड के कारण क्या हुआ कि अगली बार एग्ज़ामिनेशन होने में बहुत परेशानी हो गई, रिज़ल्ट देने में परेशानी हो गई। जैसे तैसे जो भी हुआ रिज़ल्ट मिल गया सबको, है ना। लेकिन इस बार सीबीएसई ने अपनी एक तैयारी करके रखी हुई है, पूरी तरह से उसने तैयारी कर लिया हुआ है कि बच्चों का चाहे जैसे भी हो, जो भी कंडीशन हो देश में, चाहे कोरोना का स्तर बढ़े या घटे, हमें अपनी तैयारी करके रखनी है और बच्चों का एग्ज़ामिनेशन सही समय पे ले लेना है। तो इसके अनुसार से सीबीएसई ने इस बार क्या किया है कि जो 11th है, 9th है, 10th है, 12th है, इन सब के सिलेबस को 2 टर्म में डिवाइड किया है। अभी जो 2 टर्म है वो है एक टर्म 1 और एक टर्म 2 है। तो टर्म 1 में जो चैप्टर्स आ रहे हैं, है ना, जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसको आप देख सकते हो, गूगल से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं आपके टर्म 1 में और कौन कौन से चैप्टर टर्म 2 में आ रहे हैं। ध्यान ये देना है कि जो टर्म 1 है उसका जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। यानी टर्म 1 में जो एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा वो टोटली आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। ऐसे अलग अलग क्लास के लिए तो अलग अलग बात है। ऐसे कुल मिलाकर जो आपका टर्म 1 में टोटल मार्क्स एग्ज़ामिनेशन होने वाला है वो 50 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें से 40 मार्क्स के आपके लगभग एमसीक्यूज़ आएंगे और 10 मार्क्स जो है आपका जो कॉस्कोलिस्टिक जिसको कहते हो, कॉपी है, वाइवा है ना। तो ये चीज़ें उस पर जो है आपका 10 मार्क्स आने वाला है। लेकिन जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन आपका बनेगा 50 क्वेश्चन और उस 50 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं। इसके बाद ध्यान देना है कि जो एमसीक्यू है उसका जो पैटर्न है उस पे आपको काफ़ी ध्यान देना होगा। आप बच्चे समझ लो कि आप अगर सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन देते थे तो कुछ ना कुछ आप लिख लेते थे, नंबर भी मिल जाता था। लेकिन एमसीक्यू क्या है कि आप अगर सही करते हो तो सही मार्क्स मिलता है, गलत करते हो तो नंबर कट हो जाता है। तो बहुत बारीकी से ध्यान देना है आपको। जो पूरी जो पढ़ाई होनी चाहिए, वो जो थॉरो रीडिंग है वो आपका बुक का होना चाहिए। आप एक एक लाइन को अच्छी तरह से पढ़ें, अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव आपके एनालिसिस पे भी डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ा है, तो आपके दिमाग में कितनी बातें आई है और उस बातों का इस्तेमाल करके, जो पढ़ी हुई बातें हैं उनको इस्तेमाल करके आप क्वेश्चंस को डील कर पाते हैं कि नहीं। तो मैं बता दूं आपको, जो एमसीक्यू है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसके 3 पैटर्न है। 3 पैटर्न में सबसे पहला ये है कि जैसे मैं 11th और 12th की मैं बात करूँ तो 11th में लगभग जो है ना, 11th में लगभग जो है वो आपको 40 क्वेश्चंस बनाए गए हैं और जो 40 क्वेश्चंस बनाए गए हैं उसमें से आपको लगभग, ठीक है, 35 क्वेश्चन एक्चुअली में आपको काम करेगा। तो अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये किस बेसिस पे हैं, तो 3 पैटर्न है इसमें। क्वेश्चंस ये है आपका कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो नॉर्मली जो एमसीक्यू होता है, नॉर्मल एक एमसीक्यू होता है जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, उस तरह का एमसीक्यू आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो जैसे मैंने जो क्वेश्चंस बनाया है उसके बेसिस पर एक्यूरेटली क्या होता है, स्कूलिंग में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एक्यूरेट बना सकते हो जितना आप बच्चों की जिस तरह की तैयारी उसके अनुसार से। तो कुल मिला के आपको ध्यान ये देना है कि 20 एमसीक्यू, जो 20 एमसीक्यू जनरल जिसको हम एमसीक्यू मानते हैं, वो 20 एमसीक्यू आपको बनाने ही बनाने हैं। इसके बाद जो दूसरा पैटर्न है वो है हमारा असर्शन रीजन का। बच्चे क्या होता है ना, 10 क्लास 9 क्लास के जो बच्चे हैं वो असर्शन रीजन करने में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इवन कि जो 11th 12th के बच्चे हैं वो भी असर्शन रीजन ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो मैं बताऊंगा कि असर्शन रीजन आप कैसे कर पाएंगे अच्छी तरह से, वो मैं बताऊंगा। पहले ये समझ लेते हैं कि असर्शन रीजन, तो असर्शन रीजन से लगभग आपको कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो असर्शन रीजन से अगर हम बात करें तो लगभग 7 क्वेश्चंस आपको असर्शन रीजन के रहेंगे। ठीक है, 7 क्वेश्चंस आपको असर्शन रीजन से रहेंगे। इसके बाद
आपको इसमें जो है केस स्टडी है, यानी आपको पैसेज भी मिलेगा। उसमें पैसेज क्या है कि एक आसान तरीके से कुछ आपको मिलेगा, कुछ किसी भी बात पे एक पैराग्राफ मिल जाता है। उस पैराग्राफ को पढ़ना है अच्छी तरह से, ध्यान से, और पैराग्राफ के अंदर से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो 2 पैसेज है, 2 केस स्टडी है ना। और वो 2 केस स्टडी में, एक केस स्टडी से 4 क्वेश्चन किए जाएंगे और दूसरे केस स्टडी से भी 4 ही क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है वो पैराग्राफ में सारा कुछ लिखा हुआ है, उसी में से ढूंढ करके लिखना है। तो आई थिंक सो कि हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे इस बात को कि अगर पैसेज है तो पैसेज से तो नंबर जो हम एमसीक्यू बनाएंगे वो हमें लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सही कर पाएंगे। बस ये ध्यान देना है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि अच्छी तरह से पढ़ लेना, ताकि आप कोशिश करो कि आपका जो 8 क्वेश्चंस है जो कि पैसेज से आ रहा है वो आपका पूरी तरह से सही चला जाए। फिर है कि अगर आपका थॉरो रीडिंग ठीक रहेगा तो आप 20 एमसीक्यू भी सही कर लोगे। और फिर असर्शन रीजन की जहाँ तक बात है, असर्शन रीजन में क्या होता है कि हम कभी तो समझ नहीं पाते कि ये क्या है। तो ध्यान देना है कि ए कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहता है, ए लिखा रहता है और आर लिखा हुआ रहता है। ए का मतलब असर्शन है। असर्शन का अगर हम बात करें तो एक कथन, कुछ कहा हुआ रहेगा, कुछ किसी के बारे में बताया हुआ रहेगा। और आर से रीज़न है, और रीज़न मतलब उसका एक क्या कहते हैं, कह सकते हो कि कारण दिया हुआ रहता है। तो असर्शन रीज़न, अब जैसे कोई क्वेश्चंस अगर किया गया जिसका असर्शन दिया गया है, और असर्शन देने के बाद फिर उसके साथ उसका रीज़न रहता है, तो जो रीज़न है वो असर्शन पे डिपेंडेड है। असर्शन को वो क्लासीफाई कर पा रहा है, असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा, इस बेसिस पे है। तो ध्यान देना है कि इसके जो 4 ऑप्शंस हैं, जैसे ए बी सी डी, आपको असर्शन और रीज़न पढ़ने के बेसिस पर जो है ए बी सी डी करके आपको ऑप्शन सही लगाना है। अब जैसे मान लिया जाए कि ए ऑप्शन कैसे लगाइएगा, तो असर्शन में ए ऑप्शन का मतलब ये हो जाता है कि आपका असर्शन और रीज़न दोनों ही सही है ना। असर्शन रीज़न दोनों क्या है, सही है, और जो रीज़न दिया गया है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो समझ में आ गई बात कि assertion reason both are correct and reason is the correct explanation of the assertion। तो हम ऐसे में क्या ऑप्शन लगाते हैं, ए ऑप्शन लगाते हैं। दूसरा जो हमारा जो है इसमें बी, जो इसको हम बी जो चूज़ करेंगे, बी ऑप्शन हम लगाएंगे। तो बी ऑप्शन में क्या है, कैसे लगाएंगे, तो बी ऑप्शन में क्या होता है कि assertion और रीज़न दोनों ही सही होते हैं। बी ऑप्शन तभी लगाते हैं जब असर्शन रीज़न दोनों हमारा क्या होता है, सही रहता है। बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, यानी रीज़न जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, लेकिन असर्शन अपनी जगह सही है और रीज़न अपनी जगह सही है, दोनों सही है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम बी लगाते हैं ऑप्शन। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी के इस बेसिस पे लगाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि असर्शन आपका सही होगा, असर्शन जो है वो सही होगा, लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, यानी कह सकते हो रीज़न रॉन्ग होगा। तो असर्शन सही है और रीज़न गलत है, तो ऐसे में आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, ऑप्शन सी चूज़ करना है। फिर हो गया कि आपको डी ऑप्शन कैसे, किस बेसिस पर चूज़ करना है। तो डी ऑप्शन के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो हमारा असर्शन है ना, जो असर्शन है और जो रीज़न है दोनों ही क्या है, गलत है। असर्शन भी सही नहीं है और रीज़न भी सही नहीं है, दोनों ही सही नहीं है। तो ऐसे हम आपको ऑप्शन क्या चूज़ करना है, तो ऑप्शन डी चूज़ करना है। तो असर्शन और रीज़न को ध्यान देना है। असर्शन और रीज़न के कुछ क्वेश्चंस को मैं करवाऊंगा जिसको आप ध्यान देंगे। जैसे मैं अगर बात करूं कि अगर आप कहते हैं कि अगर कुछ क्वेश्चन कहते हैं में से, अगर हम क्लोरोप्लास्ट से हम क्वेश्चन लें, है ना, कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अगर कहते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल कंटेन करता है, तो ये हमारा असर्शन हो गया। लेकिन अगर रीज़न में लिखते हैं कि क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, ठीक है, या कह सकते हो क्लोरोफिल ट्रैप लाइट एनर्जी और विच यूज इन द फोटोसिंथेसिस या हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस, इस तरह से लिखा रहता है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे लगभग जो बातें हैं वो सही है, यानी असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और कहीं ना कहीं रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है।
यहाँ पे यानी कह सकते हो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए लगाएंगे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे, अपने एग्ज़ामिनेशन जो आने वाला है टर्म 1 उस पे आप फोकस करेंगे, केयर करेंगे और थोड़ा थॉरो रीडिंग करने का काम करेंगे। आई होप कि आपका एग्ज़ामिनेशन अच्छा जाए और आप अच्छी मेहनत करें, आप अच्छे अंक लाएं और आपका मेरिट इस तरह से बढ़ता रहे। सो धन्यवाद, जय हिंद।